हेलो दोस्तों, मैं अमर भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट से तात्पर्य प्राकृतिक ध्वनियों वर्ण को लिखित रूप में दर्शाने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भारत में लेखन के संबंध में दो प्राचीन लिपियां मिलती हैं, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। लेकिन लिपि की शुरुआत देखें तो सबसे पहला होता है चित्रात्मक लिपि, फिर भावचित्रात्मक लिपि। चलिए पहले लिपि के बारे में पढ़ते हैं। पहला लिपि है खरोष्ठी लिपि। विदेशी लिपि पश्चिम उत्तर लिपि, पश्चिम और उत्तर रूपी प्रदेशों में प्रचलित उर्दू की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अवैज्ञानिक और कामचलाऊ लिपि थी खरोष्ठी लिपि। दूसरा है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपि। ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग सन 530 ईस्वी तक 850 वर्षों तक होता रहा है। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं शताब्दी तक प्रयुक्त होती रही या होता रहा। 6वीं शताब्दी में गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई, जो 8वीं शताब्दी तक प्रयुक्त होता रहा। इस कुटिल लिपि में प्राचीन नगरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी के लगभग उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई। ऐसा माना जाता है कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी शारदा लिपि के अलावा एक अन्य प्राचीन लिपि का विकास हुआ, जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित हुई। प्राचीन नागरी लिपि से 15वीं-16वीं शताब्दी में आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ या विकसित हुआ। चलिए प्रारंभ करते हैं लिपि का विकास क्रम। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक चलती है। इनके बाद उत्तरी शैली है। उत्तरी शैली में इनका विकास हुआ गुप्त शैली में, जो 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद है कुटिल लिपि, जो 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद है प्राचीन नागरी लिपि, जो उत्तर भारत में 9वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ होता है। और आज की जो आधुनिक लिपि है वो आधुनिक देवनागरी लिपि है, जो 15वीं सदी से 16वीं शताब्दी के आसपास प्रचलित हुआ। देवनागरी लिपि का उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ, तो देखिए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और लास्ट में पड़ता है देवनागरी लिपि। चलिए जानते हैं देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि एक प्राचीन और वैज्ञानिक लेखन प्रणाली है, जिसका विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी जैसे कई भाषाएं लिखी जाती हैं। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसकी मुख्य पहचान इसके ऊपर खींची जाने वाली शिरोरेखा है। उपयोग होने वाली भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी इत्यादि। देवनागरी लिपि में अधिकतम 52 अक्षर होते हैं, जिनमें लगभग संस्कृत में 14 स्वर और 38 व्यंजन शामिल होता है। यह संख्या भाषाओं पर निर्भर करती है, जबकि हिंदी भाषा में 11 स्वर व 33 मूल व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त कई संयुक्त व्यंजन और आधुनिक ध्वनियां जैसे क, ख, ग, ज, ह, ढ, ड़ आदि भी प्रयोग में आते हैं। यह लिपि आज 100 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से होकर गुप्त लिपि और नागरी लिपि के माध्यम से हुआ।
इसका स्पष्ट और नियमित उपयोग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी से देखा जा सकता है या देखा जाता है। इस लिपि की संरचना ध्वन्यात्मक है, अर्थात इसके अक्षर सामान्यतः भाषा के उच्चारण को दर्शाते हैं। रोमन लिपि के विपरीत देवनागरी लिपि में अक्षरों के बड़े और छोटे रूप नहीं होते। देवनागरी की एक प्रमुख विशेषता अक्षरों के ऊपर चलने वाली क्षैतिज रेखा है, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि 10वीं शताब्दी ईस्वी की प्राचीन देवनागरी लिपि का ही विकसित रूप है। इसे वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है, जिससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि या देवनागरी लिपि का नामकरण, इससे संबंधित अनेक मत प्रचलित हैं। तांत्रिक काल में नागर नाम प्रचलित था। शिव मंत्र ही के अक्षरों के शिव की मूर्ति केवल नागर या नागरी लिपि से ही बन सकती है। दूसरा मत है देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी स्थापना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उसका नाम या इसका नाम देवनागरी हुआ या पड़ा। देववाणी संस्कृत इस लिपि में लिखे जाने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। देववाणी से देव शब्द को आया मानते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि का सर्वप्रथम परिष्कार पाटलिपुत्र नगर के नागरों चतुर पंडितों के द्वारा हुआ होगा। उस काल में नगर शब्द पाटलिपुत्र के लिए पर्याय बन गया था। इस प्रकार पाटलिपुत्र के नगरों में कुटिल लिपि का जो परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया होगा, उसे कुटिल लिपि के विपरीत सब प्रकार से सुंदर, पूर्ण एवं लेखन के उपयुक्त समझकर जन समाज ने नागरी या नगर के नागरों की सर्वगुण आगरी लिपि कहकर सम्मानित किया होगा। फिर जब पंडितों में देववाणी के आर्य ग्रंथों को प्राचीन लिपि से हटाकर इस नवीन लिपि में ढाला होगा, तो देववाणी के समय पर देवनागरी कहा जाने लगा होगा। देवनागरी या नागरी नाम का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ और इसका व्युत्पत्ति परक या प्रवृत्ति निमित्त क्या था, यह अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है। नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध बताया गया है, परंतु दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत संदिग्ध है। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। हो सकता है कि नंदी नागर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ संबंध रहा हो। यह भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी अभिधाम पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी भी कहा गया। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते थे। कालांतर में नाम के प्रथम अक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वह देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध है। यह था दोस्तों देवनागरी लिपि का नामकरण या उन नामकरण में अनेक मत। अब देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं: वैज्ञानिकता, जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसा बोलते हैं, जैसे आ बोलते हैं तो अ लिखते हैं, माँ बोलते हैं तो माँ लिखते हैं इत्यादि।
सिरोरेखा, अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा होती है। तीसरा है वर्ण व्यवस्था, इसमें स्वर और व्यंजन वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यह विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, संतुलित और वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी। यह भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों वर्ण से संपन्न है। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से उसे शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। इसकी वर्णमाला और वर्तनी को सीख लेने पर शब्दों के हिज्जे, वर्तनी, स्पेलिंग रटने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित है। लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। यह अक्षरात्मक लिपि है, लिपि के अद्यतन विकास की अंतिम कड़ी है। विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है। स्वरों के नासिकीकरण के लिए अनुस्वर और चंद्रबिंदु है। संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता है। इसमें रोमन वर्णों के समान छोटे बड़े वर्णों के अलग अलग रूप नहीं हैं। इसके वर्ण लेखन, मुद्रण एवं टंकन सब में एक समान है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हाँ, त्वरा लेखन क्रेसिव राइटिंग के अनुकूल है। इसमें राष्ट्र का प्राचीनतम वैभवशाली वर्णमय लिपिबद्ध है। अनेक भाषाओं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली की भी लिपि है देवनागरी। यह तो दोस्तों देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।